स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का। और आज हम नेक्स्ट 20 एमसीक्यूज़ हैं उनको डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ द वर्ड मेटिकुलस? मेटिकुलस वर्ड का सिनोनिम वर्ड है, आपको इसमें से चॉइस करना है। तो चार ऑप्शन है, केयरलेस, थोरो, हैस्टी और इनडिफरेंट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। तो मेटिकुलस का थोरो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट के लिए। इसका क्या है? बी। चलिए आगे देखते हैं। चूज़ द करेक्ट पेसिव वॉइस। आपको एक पेसिव वॉइस है वो इसमें से चूज़ करना है। चार ऑप्शन हैं आपके पास। दे विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट वीक। इसको आपको पहले पहचानना है एक्टिव वॉइस को, ये कौन सा सेंटेंस का है। दे विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट वीक। तो ये सेंटेंस कौन सा है? ये फ्यूचर का सेंटेंस है। ठीक है, फ्यूचर का कौन सा है? सिंपल फ्यूचर का सेंटेंस है। इसको हम जब पेसिव में बनाते हैं तो आपको कैसे बनाना होगा? ठीक है, द प्रोजेक्ट हमें कैसे लेना है? जो ऑब्जेक्ट क्या है हमारे यहाँ पर, द प्रोजेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो इसको हम आगे उठा के लाएंगे द प्रोजेक्ट। अब इसके बाद क्या लगाएंगे हम? फ्यूचर की बात की जा रही है तो क्या होगा इसके लिए? बिल कंप्लीटेड बाय नेक्स्ट वीक या फिर बिल हैव बीन कंप्लीटेड बाय नेक्स्ट वीक। तो इसके लिए कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। द प्रोजेक्ट बिल हैव बीन, ठीक है, बिल हैव बीन कंप्लीटेड बाय नेक्स्ट वीक। अच्छा, इसमें ये सेंटेंस है ना, इसमें आप थोड़ा सा करेक्शन कर सकते हैं। इसमें क्या है, जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट का है, लेकिन हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस होगा, तब इसके लिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं, दे विल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट वीक, मतलब वे इस प्रोजेक्ट को अगले वीक तक कंप्लीट कर चुके होंगे। तो आप इसको करेक्ट कर सकते हैं। इसमें आप क्या लिखेंगे, जो एक्टिव वाले में मैं बता रहा हूँ, दे विल, ठीक है, दे विल कंप्लीटेड, दे विल हैव होगा ना यहाँ पर, दे विल हैव कंप्लीटेड, ठीक है, द प्रोजेक्ट नेक्स्ट वीक। ठीक है, यहाँ पर कौन सा होगा? ये कंप्लीटेड होगा, इसकी जगह आप क्या लगाएंगे? हैव लगा देंगे। ठीक है, तो दे विल हैव कंप्लीटेड, यहाँ पर ईडी हो जाएगा, तो दे विल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट वीक, तब इसके लिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। द प्रोजेक्ट विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय नेक्स्ट वीक। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला देखते हैं हम, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। विच सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट? तो कौन सा सेंटेंस है वो ग्रामेटिकली करेक्ट है? ऑप्शन नंबर ए रीड करता हूँ, नाइदर ऑफ द बॉयज हैव डन देयर होमवर्क, या फिर नाइदर ऑफ द बॉयज हैज़ डन हिज होमवर्क, या फिर नाइदर ऑफ द बॉयज़ हैज़ डन देयर होमवर्क, या फिर नाइदर ऑफ द बॉयज़ हैव डन हिज होमवर्क। मैंने बताया नाइदर ऑफ की सिचुएशन आएगी तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाएगा, और सिंगुलर सब्जेक्ट का हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब को फॉलो करेगा। तो इसमें से आप हैव वाले को तो ऑलरेडी काट सकते हैं। ठीक है, नाइदर ऑफ द बॉय हैव इसमें है तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, हैव पहले में भी हैव है तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन दो बचे हमारे पास, बी और सी। तो सी में हैज़ लगाया, इसमें भी हैज़ लगाया। अब इसको रीड करते हैं आगे क्या है। बी ऑप्शन को रीड करता हूँ, नाइदर ऑफ द बॉयज़ हैज़ डन हिज वर्क, या फिर नाइदर ऑफ द बॉयज हैज़ डन देयर वर्क। तो कौन सा इसके लिए करेक्ट होगा? ये सिंगुलर के लिए यूज कर रहे हैं हम, ठीक है, तो हिज का यूज करेंगे हम इसमें, है ना। देयर किसके लिए होगा? प्लूरल के लिए, उनके लिए बात की जा रही है तब, क्योंकि कोई भी बॉय है वो अपना होमवर्क पूरा नहीं किया है, ठीक है, नहीं किया उन्होंने, तो सिंगुलर की बात की जा रही है तो हिज होगा। देयर किसके लिए करते हम? प्लूरल ऑब्जेक्टिव केस होता तब। तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट क्या है हमारा, व्हाट डज यूबिक्विटस मीन? इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग आपसे पूछा है। इसका मीनिंग रेयर है, या फिर प्रेजेंट एवरीवेयर है, या फिर टेम्परेरी है, या फिर अनोन है। आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं ये कभी कभी एग्जाम में ऐसे देखने को मिलते हैं आपको, है ना। किसी वर्ड का आपसे मीनिंग पूछ लिया जाता है तो इसका मीनिंग क्या है एक्चुअल में, तो आप इस तरीके के वर्ड आते हैं तो अगर आ जाता है आपके लिए तो बहुत अच्छा है। तो इसका मीनिंग क्या होगा यूबिक्विटस का? इसको हम देखते हैं। ऑप्शन पहले में क्या है? रेयर है। दूसरे में क्या है? प्रेजेंट एवरीवेयर है, मतलब हर जगह प्रेजेंट है उसके लिए, या फिर टेम्परेरी, या फिर अनोन। तो बी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रेजेंट एवरीवेयर, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। आइडेंटिफाई द एरर, आपको एरर को आइडेंटिफाई करना है। सेंटेंस को आपको पहले पढ़ना है। सी सजेस्टेड दैट ही गोइज टू द डॉक्टर, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? गोइज, इसका इसमें एरर है। एरर इसलिए है क्योंकि सजेस्टेड से पता चला है कि पास्ट का है, लेकिन गोइज किसके लिए? प्रेजेंट के लिए, प्रेजेंट सिंपल के लिए। लेकिन अगर प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है तो इसमें हम पास्ट सिंपल का सेंटेंस इधर दिया है पहले, तो इधर ये भी तो पास्ट की सिचुएशन होनी चाहिए। पास्ट में भी कौन सी सिचुएशन होनी चाहिए? जो कि परफेक्ट वाली होगी तब होगा। तो इसके लिए ये तो इनकरेक्ट हुआ ना, क्योंकि इधर ऑलरेडी पास्ट दिया है तो ये पास्ट का नहीं है, तो इसमें गोइज गलत है यहाँ पर। तो सी सजेस्टेड दैट ही हैड, या फिर इस तरीके से होगा ना, ही हैड बीन गोइंग टू द डॉक्टर, या फिर वो जा चुका था। ठीक है, इस तरीके से सेंटेंस होता तो करेक्ट होता। ठीक है, ही हैड गॉन टू द डॉक्टर ऐसे होता, फिर वो परफेक्ट में बनता है ना। सजेस्टेड, उसने ऐसा सजेस्ट किया।
तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसके लिए? गोइज हो जाएगा, गोइज इसमें एरर है। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, आगे क्या है हमारा अगला देखते हैं। विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन का एग्जाम्पल क्या है इसमें आपको बताना है। बिटर स्वीट या फिर लाउड विस्पर। ठीक है, इसका पहले मीनिंग जानते हैं, दोनों का मीनिंग क्या है और ऑक्सीमोरन का मीनिंग क्या है। ऑक्सीमोरन का बेसिकली मीनिंग होता है जैसे कि जब दो चीज़ें एक साथ हों, जैसे अपोजिट चीज़ें, कॉन्ट्रडिक्टरी, मतलब एक दूसरे का विरोध कर रही हैं दोनों चीज़ें, तो उसके लिए हम ऑक्सीमोरन का यूज़ करते हैं। तो दोनों ही ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। ऐसे बिटर स्वीट का मतलब है जहाँ पे आप एक तरीके से बोल सकते हैं आप कड़वी और मीठी दोनों बात कर रहे हैं एक साथ, तो बटर स्वीट उसके लिए यूज़ करते हैं। लाउड विस्पर यानी ऐसी फुसफुसाहट, ऐसे आप फुसफुसाहट करके बात कर रहे हैं ना, तो वो सुनाई दे रही है किसी को, फिर भी मतलब ज़ोर से तेज़ बाहर निकल रही है वो आवाज़, आप ऐसे धीरे धीरे बात कर रहे हैं, तो वो लाउड विस्पर होता है। तब दोनों चीज़ें एक साथ हों तो उसके लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं ऑक्सीमोरन। तो दोनों इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, ए एंड बी। नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे, अगला क्या है हमारा, चूज़ द करेक्ट कंडीशनल सेंटेंस। आपको कंडीशनल सेंटेंस का वीडियोज़ आप अगर आपने देखा हो तो आप इसको करेक्ट कर पाएंगे। मैंने कंडीशनल सेंटेंस पे ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, वो आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट में। ठीक है, तो आज का जो कंडीशनल है इसमें हम देखते हैं क्या है। बारी बारी से चारों ऑप्शंस को रीड करते हैं। इफ़ आई न्यू आई विल टेल यू। बी ऑप्शन पढ़ते हैं, इफ़ आई हैड नोन आई वुड हैव टोल्ड यू। या फिर इफ़ आई नो आई वुड टेल यू, इफ़ आई नो आई विल हैव टोल्ड यू। तो कौन सा इसके लिए करेक्ट हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसके लिए करेक्ट? बी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन इसलिए करेक्ट होगा क्योंकि ये कौन सा कंडीशनल का है? कंडीशनल सेकंड का होगा ये, कंडीशनल जीरो फर्स्ट एंड सेकंड, तो सेकंड कंडीशनल सेंटेंस होगा ये, इफ़ आई हैड नोन। क्योंकि इसमें क्या होता है, एक अनरियल सिचुएशन होती है, अगर मुझे पता होता तो मैं आपको बता देता, है ना। तो ये कौन सा कंडीशनल है? ये है थर्ड कंडीशनल होगा, है ना, वुड हैव टोल्ड यू, क्योंकि वुड के बाद हैव लगा के जाए तो ये थर्ड कंडीशनल सेंटेंस होगा। अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें बता देता, है ना। तो बी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट होगा। आपके पास चार कंडीशनल होते हैं, जीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल, और चारों तरह के कंडीशनल मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इफ़ आई हैड नॉन, इसमें ऑलरेडी आपको पता है ना, इफ़ के साथ आ लगाते हैं आप आई। अब आप हैव नहीं लगाएंगे, इसमें एक अनरियल सिचुएशन है इसलिए आप उसमें हैड लगाएंगे, और हैड के बाद आप इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर रहे हैं, तो जो सेकंड जो हमारा सेंटेंस बनेगा इसके बाद का, वो वुड हैव के साथ बनेगा। इफ़ आई हैड नॉन आई वुड हैव टोल्ड यू, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अगर आपको ये नहीं आया समझ में तो आप इसको देख सकते हैं वीडियो को, कंडीशनल सेंटेंस वाले वीडियो को। चलिए पहले आगे देखते हैं हम कौन सा है हमारा अगला क्वेश्चन। सिलेक्ट द करेक्ट वर्ड, आपको करेक्ट वर्ड है वो आपको इसमें सेलेक्ट करना है। ठीक है, ही इज़ नॉन फॉर हिज लेजेंडरी जोनरासिटी। तो वो किसके लिए जाना जाता है? उसकी लेजेंडरी जोनरासिटी के लिए। तो आप इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? लेजेंडरी हो जाएगा। ठीक है, इसमें लेजिबल या फिर लेजेंडरीनेस या फिर लेजेंडरली, ये सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे, तो ऑप्शन ए इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, लेजेंडरी। तो ही इज़ नॉन फॉर हिज लेजेंडरी जोनरासिटी, वो अपनी लेजेंडरी जोनरासिटी के लिए जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट क्या है हमारा, आइडेंटिफाई द करेक्ट। इनडायरेक्ट स्पीच है, इनडायरेक्ट स्पीच होगी तो इसकी क्या होगी? ही सेड आई एम बिजी, इस ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया है, इसको मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, आप इसका करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए गिफ्ट में है, तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। चलिए आगे देखते हैं हम, नेक्स्ट क्या है हमारा, विच वर्ड इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू एफिमेरल। एफिमेरल का जो क्लोजेस्ट होगा इसके, वो कौन सा होगा? ठीक है, तो इसके लिए कौन सा करेक्ट आंसर होगा? आपके लिए पहले चार ऑप्शन है, लास्टिंग होगा या फिर फ्लीटिंग होगा या फिर एटर्नल होगा या फिर परपेचुअल होगा। तो इसको मैं आपको पहले समझाता हूँ इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, एपीमेरल का बेसिकली मीनिंग होता है क्षणिक समय के लिए या फिर अल्पकालिक बोल सकते हैं, मतलब जो कम समय या थोड़े समय के लिए रहता हो, उसके लिए हम एपीमेरल वर्ड का यूज करते हैं। अब एपीमेरल का क्लोजेस्ट यानी इसी के जो नज़दीकी शब्द है वो कौन सा होगा इन चार में से? तो फोर ऑप्शन में से मैं आपको डायरेक्टली इसका आंसर बताता हूँ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्लीटिंग इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। फ्लीटिंग का मीनिंग क्या होता है? जो जल्दी खत्म हो जाता हो, है ना, क्षणिक समय या फिर अल्पकालीन समय के लिए रहता हो, तो उसके लिए हम फ्लीटिंग वर्ड का यूज करते हैं। बाकी के अदर ऑप्शन है जैसे लास्टिंग, लास्टिंग का मतलब लॉन्ग लास्टिंग के लिए हम यूज करते हैं, जैसे लंबे समय के लिए, तो ये इसके लिए इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये इसके विपरीत है। एटर्नल, एटर्नल जो हमेशा के लिए रहता है, अनंत जिसको हम बोलते हैं, उसको एटर्नल बोलते हैं हम। और परपेचुअल का मीनिंग है जो लगातार कंटिन्यूसली चलता रहे, स्थायी हो, तो उसके लिए हम परपेचुअल का यूज करते हैं। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्लीटिंग इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग। तो अकोमोडेट की आपको करेक्ट स्पेलिंग है वो इसमें से आपको बताना है कौन सा इसके लिए करेक्ट होगा। तो आपके पास चार ऑप्शन है अकोमोडेट में, और आपको थोड़ा सा ध्यान से इसको देखना है। अकोमोडेट की स्पेलिंग क्या होती है? ACO। ठीक है, ACCO, फिर इसके बाद आप लगाते हैं डबल M, है ना, अकोमो
डेट, DATE, तो इसमें मैच करेंगे हम, इसमें ACCO फिर OOMD, सी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट होगा, है ना, सी ऑप्शन में सही है इसके लिए। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन, अकोमोडेट। नेक्स्ट देखते हैं आगे, विच इज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कौन सा है इसमें से आपको फाइंड आउट करना है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे होते हैं हमारे, ही कैम एंड ही लेफ्ट, ये तो सिंपल एकदम बेसिक सेंटेंस है। आफ्टर ही कैम वी स्टार्टेड डिनर, मतलब कोई दो चीज़ दो एक्शन एक साथ हो गए तो वो एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चला जाता है, तो बी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। आफ्टर ही कैम वी स्टार्टेड डिनर, हम आए उसके बाद हमने डिनर स्टार्ट कर दिया है। ही कैम ही लेफ्ट, ये तो बिल्कुल सिंपल एंड बेसिक सेंटेंस है, तो बी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। अब आगे देखते हैं हम, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ बेनेवोलेंट, बेनेवोलेंट का एंटोनिम क्या होगा, इसका विपरीत वर्ड इससे पूछा है, ठीक है। तो बेनेवोलेंट को पहले समझते हैं, इस वर्ड का मीनिंग क्या है। बेनेवोलेंट वर्ड का मीनिंग होता है मतलब आप काइंड या हेल्पफुल इस तरीके के नेचर के हैं, या फिर आप ऐसे डिजायर टू गुड टू अदर्स, मतलब दूसरों के लिए आप अच्छे हैं, परोपकारी हैं, तो ये इससे रिलेट करता है ये वर्ड बेनेवोलेंट, ठीक है। गुड विल शो कर रहे हैं आप किसी के लिए, है ना, उदार दिल हैं आप, दयालु हैं, अच्छे हैं आप किसी के लिए, तो इस तरीके का जो वर्ड है ये इससे रिलेटेड है। तो ये काइंड भी इसी से रिलेटेड है, ठीक है। जॉनरस, जॉनरस मतलब आप दिल खोल करके बात करते हैं, इस तरीके का आपके अंदर वो है, तो आप एक उदार दिल हैं, है ना, तो जॉनरस भी उसी कैटेगरी का है बेनेवोलेंट। चैरिटेबल मतलब परोपकारी, जो दूसरों की मदद करता हो, तो वो भी एक बेनेवोलेंट की कैटेगरी में आता है, मतलब एक दूसरे से रिलेट करते हैं तीनों। इसके विपरीत पूछा है हमसे, तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेलेवोलेंट। मेलेवोलेंट एक इसके विपरीत हो जाएगा, मतलब बुरा चाहता है वो दूसरों का, ठीक है, दूसरों को बुरा चाहने वाला हो, उसके लिए हम मेलेवोलेंट वर्ड का यूज करते, तो इसके लिए एंटोनिम बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच, स्पीच फिगर ऑफ स्पीच में आपको आइडेंटिफाई करना है द विंड विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज, ठीक है, जो हवा है किसके थ्रू, ट्रीज के थ्रू विस्पर्ड यहाँ पर बहती है, इस तरीके से आप इसको समझेंगे। तो राइट आंसर क्या होगा इसके लिए, चलिए इसको हम समझते हैं पहले इस सेंटेंस को, है ना। तो स्माइल, मेटाफोर, या फिर पर्सोनिफिकेशन, या फिर हाइपर वॉल, इसमें क्या है ना, द विंड विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज, विस्पर्ड मतलब फुसफुसाना होता है ना, तो वो ट्रीज के बीच से फुसफुसाई, है ना। तो इस जो सेंटेंस है इसका मीनिंग क्या है फिगर ऑफ स्पीच में, है ना, तो इसको पहले हम समझते हैं, ठीक है। चार ऑप्शन है उनको पहले हम वन बाय वन करके इनको हम समझते हैं। स्माइल का मतलब क्या है ना, तो स्माइल का मतलब जब हम हिंदी में पढ़ते हैं तो एक तरीके से अलंकार होते हैं, तो ये अलंकार इसमें यूज किए गए हैं। मेटाफोर हो गया, हाइपरबोल हो गया, हाइपरबोल मतलब जब हम अतिशयोक्ति अलंकार पढ़ते हैं तो उसको हाइपरबोल बोलते हैं, है ना, मतलब जिसमें बड़ा चढ़ाकर बोलते हैं। उपमा में क्या होता है, जैसे स्माइल हो गया तो तुलना करते हैं उसमें, है ना, इसके या फिर इसके जैसे, है ना, किसी से तुलना करते हैं। मेटाफोर में क्या होता है, जब हम डायरेक्टली तुलना करते हैं, लाइक A to B, या फिर मेरी किसी से, मेरे दोस्त से डायरेक्ट तुलना कर दी, या फिर हम दूसरे से दूसरे की तुलना करते हैं, तो वो भी हम इसमें आता है, वो किस में आता है, स्माइल में। तो अब इसको एक एक करके हम पहले समझते हैं, स्माइल को समझते हैं पहले। तो इसमें क्या होता है, एक्स की ऐसे करेंगे हम, आई एम नॉट गुड एज यू आर, ठीक है, तो इस तरीके से कर दी। अब बोलेंगे आप किसी को डायरेक्टली नाम लेके बोलते हैं तो सीधी तुलना कर देते हैं, तो उसके लिए आप किसका यूज करते हैं, मेटाफोर का यूज करते हैं। और हाइपरबोल होता है, उसमें क्या होता है, बड़ा चढ़ा करके बातों को बोलते हैं, तो एक इस तरीके की चीज़ आ गई हाइपरबोल। तो यहाँ पर क्या हुआ है, ऑप्शन नंबर सी है। तो हवा को हमने कैसे बताया, इंसानों जैसी शक्ति दी गई है उसको, है ना, वो क्या कर सकती है, फुसफुसा सकती है, तो इसी अलंकार पे बेस्ड ए MCQs है, इसको आप समझने की कोशिश करेंगे। तो इसमें हवा क्या है, वो एक निर्जीव है वैसे तो, है ना, तो क्या है, वो इंसानों जैसे उसमें गुण है ना, फुसफुसाई ऐसे इस तरीके से, तो इसमें बोला गया है ना विस्पर्ड थ्रू द ट्री, तो एक पर्सोनिफिकेशन इसके लिए करेक्ट होगा, क्योंकि उसमें एक ह्यूमन जैसी क्वांटिटी है, ह्यूमन जैसी क्वालिटी है उसमें, ठीक है, ह्यूमन जैसी क्या है उसमें क्वालिटी है, इसलिए हम इसको पर्सोनिफिकेशन कहेंगे, ठीक है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि हवा को कैसा बताया गया है, इंसानों के जैसा बताया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। पर्सोनिफिकेशन मतलब मानवीकरण जैसे गुण है उसमें, मानवीयता जैसे गुण है उसमें, ठीक है, इसलिए पर्सोनिफिकेशन करेक्ट होगा उसका। सेलेक्ट द करेक्ट प्रोपोजिशन, आपको इसमें से करेक्ट प्रोपोजिशन है वो आपको इसमें यूज करना था। सी मैरिड, सी इज मैरिड, सी इज मैरिड विद अ डॉक्टर, टू अ डॉक्टर, बाय अ डॉक्टर, ऑफ अ डॉक्टर, तो इसके लिए करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर 2 होगा। इसमें हमेशा आपको याद कर लेना है, जब मैरिड की बात आती है तो आप किसी व्यक्ति से मैरिड हो, विद आप लगाते हैं, क्योंकि हम जनरली इस तरीके का हमारा माइंडसेट बन जाता है, तो हम विद का यूज करते हैं ज़्यादातर, लेकिन इसके लिए इनकरेक्ट होगा विद, आपको हमेशा याद करना है, इसके लिए 2 लगाना है, तो 2 इसके लिए करेक्ट होगा जब आप किसी से मैरिड होते हैं, तो सी इज़ मैरिड टू अ डॉक्टर, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे अगला क्या है हमारा, विच इज़ करेक्ट, आई प्रेफर टी देन कॉफ़ी,
आई प्रेफर टी ओवर कॉफ़ी, आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी, आई प्रेफर टी फॉर कॉफ़ी। ये सेंटेंस भी आपके लिए गिफ्ट है, ठीक है। आप इसका जो आंसर है वो आप इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है। मैंने आपके लिए इसको छोड़ दिया है। नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है हमारा। फिल इन द ब्लैंक है। आई विश, आई एम टॉलर, आई वर टॉलर, आई वॉज टॉलर, आई विल बी टॉलर। अब इस सेंटेंस को आप पहचान के करेक्ट कर सकते हैं। ये सेंटेंस कौन सा है मैंने आपको बताया। अगर आपने पढ़ा होगा कंडीशनल सेंटेंस को तो ये उस पर बेस्ड है, और कंडीशनल सेंटेंस में अनरियल सिचुएशन को बताते हैं। तो हम क्या यूज करते हैं उसमें, हम करते हैं वर्क का यूज सभी सब्जेक्ट के साथ। तो आई विश आई वर टॉलर, काश मैं लंबा होता, तो इसमें रियल नहीं है इसलिए हमने वर्क का यूज़ किया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, चूज द करेक्ट रिपोर्टेड क्वेश्चन। तो रिपोर्टेड स्पीच है हमारे पास। ही आस्क्ड वेयर डू यू लिव्ड, उसने पूछा कि तुम कहाँ रहते हो। अब मैं इसको, रिपोर्टेड स्पीच है इसमें से, अब मैं इसको फाइंड आउट करूँगा कौन सा करेक्ट होगा। इसको मैं बोलता हूँ तो ही आस्क्ड, ठीक है, ही आस्क्ड। इसके बाद वेयर, उसने पूछा वेयर यू लिव्ड, यू को क्या बता दूंगा मैं, यहाँ से डू तो हट जाएगा क्योंकि क्वेश्चन उसने पूछा। मेरा जवाब कैसा रहेगा, वेयर मैं बताऊंगा तो कैसे बोलूँगा, वेयर आई लिव, है ना, वेयर आई लिव्ड, मैं कहाँ रहता, क्योंकि लिव का क्या हो जाएगा, सेकंड बदल जाएगा, लिव्ड हो जाएगा, है ना, लिव्ड। तो वेयर आई लिव्ड, वेयर आई लिव्ड। और बाकी का पहले क्या है इसमें, ही आस्क्ड। तो ऑप्शन नंबर कौन से मैच हो रहा है, ही आस्क्ड वेयर आई लिव्ड, ऑप्शन नंबर बी में है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट होगा, ही आस्क्ड वेयर आई लिव्ड। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्कमस्पेक्ट, ठीक है। सर्कमस्पेक्ट का जो मीनिंग है, इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग हम जानते हैं पहले। इसका मीनिंग क्या है, सर्कमस्टेंस, केयरफुल एंड कॉशियस, मतलब जो केयर करने वाला हो और वो चिंता करता हो, या फिर बोल्ड एंड डेयरिंग होता हो, या फिर फास्ट एंड रेकलेस है, या फिर साइलेंट एंड सीक्रेटिव है। तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए करेक्ट है। जो आप केयरफुल हो और कॉशियस हो चीज़ों को लेकर के, वो सर्कमस्पेक्ट कहलाता है, ठीक है। इसका मीनिंग ए है। तो आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं, डबल सी से, है ना, केयरफुल एंड कॉशियस। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है, ट्रिपल सी हो गया, वैसे तो आप इसको भी इसी में ऐड कर सकते हैं ना, सर्कमस्पेक्ट, केयरफुल, कॉशियस, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइडेंटिफाई द करेक्ट वर्ड फॉर पर्सन हु लव्स बुक, जो व्यक्ति बुक्स को पसंद करता है या फिर उसको किताबें पढ़ना पसंद है, इस तरह के व्यक्ति को आप क्या बोलते हैं। इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बिब्लियोफाइल। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिब्लियोफाइल। और बाकी के जो अदर हैं उनको भी हम जान ही लेते हैं साथ ही साथ, क्योंकि कुछ भी आ सकता है एग्जाम में, तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे, इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। फिलाटेलिस्ट का मीनिंग क्या होगा, जो कलेक्ट स्टैम्प्स को कलेक्ट करता हो, है ना, डाक टिकट बोल सकते हैं हम, तो उनको इकट्ठा करता हो तो उसको हम बोलते हैं फिलाटेलिस्ट, ठीक है। पेसिमिस्ट का मीनिंग क्या होगा, पेसिमिस्ट का मीनिंग होगा जो दूसरों के बारे में हमेशा गलत सोचता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पेसिमिस्ट। ऐसे ही न्यूमिसमैटिस्ट, इसका मीनिंग क्या है, न्यूमिसमैटिस्ट का जो कॉइन्स को कलेक्ट करता हो, है ना, कोई भी करेंसी है उसके कॉइन्स है उनको कलेक्ट करता हो, तो उसको हम बोलते हैं न्यूमिसमैटिस्ट। और बिब्लियोफाइल का मीनिंग है जो बुक्स जिसको पसंद हो वो बिब्लियोफाइल कहलाता है, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इनको डिस्कस किया। तो आज की क्लास में इतना ही, और इस क्लास में जो मैंने कमेंट बॉक्स के लिए आपको क्वेश्चंस दिए हैं उनका कमेंट में आप आंसर है वो कमेंट कर दें, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं।